हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में जीआरसी लेक्चरर सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित समाज विचारकों ने समाजशास्त्र के विकास में योगदान किया है। इन समाज विचारकों का काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए और उत्तर के लिए सही कोट का चयन कीजिए। पहले विचारक हैं हमारे कार्ल मार्क्स, दूसरे हैं अगस्त काम्टे, तीसरे दिए गए हैं टालकट पार्सन्स और चौथे हैं जॉर्ज सिमेल। यहाँ पे नीचे कोड दिया गया है, इन्हीं कोड की सहायता से हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले नंबर पे जो समाजशास्त्री हैं वे अगस्त काम्टे हैं। अगस्त काम्टे का समय क्या था? तो अगस्त काम्टे का जो समय काल था वह था 1798 से 1857 तक, 1798 से 1857 तक। दूसरे हैं कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स का रहा है 1818 से 1883 तक। तीसरे हैं जॉर्ज सिमिल, जॉर्ज सिमिल का रहा है 1858 से 1918 तक, 1858 से 1918 तक। और चौथे दिए गए हैं टालकट पार्सन्स, टालकट पार्सन्स का समय काल रहा है 1902 से 1978 तक। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगस्त काम्टे का 1798 से 1857 ईस्वी तक, कार्ल मार्क्स का 1818 से 1883 ईस्वी तक, जॉर्ज सिमेल का 1858 से 1918 ईस्वी तक और लास्ट है टालकट पार्सन्स। इनका समय काल जो रहा है यह रहा है 1902 से 1978 ईस्वी तक। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में निम्न समाजशास्त्रियों के योगदान के आधार पर उन्हें क्रम दीजिए और उत्तर के सही कोट का चयन कीजिए। पहले दिए गए हैं अगस्त काम्टे, दूसरे दिए गए हैं हर्बर्ट स्पेंसर, तीसरे दिए गए हैं मैलोनोव्स्की और चौथे दिए गए हैं रैडक्लिफ ब्राउन। यहाँ नीचे कोड दिया गया है, इन्हीं की सहायता से हमें राइट आंसर चूज करना है। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाजशास्त्र के व्यवहारिक स्कूल के विकास में उपरोक्त प्रश्न में दिए गए समाजशास्त्रियों का जो कलानुक्रम इस प्रकार है। जैसे पहले नंबर पे आते हैं अगस्त काम्टे, अगस्त काम्टे 1798 से 1857 ईस्वी तक, 1857 ईस्वी तक। दूसरे हैं हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर का आता है 1820 से 1903 तक, 1820 से 1903 तक। तीसरे आते हैं रेडक्लिफ ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन का है 1881 से 1955 ईस्वी तक। और चौथे हैं मैलोनोव्स्की, मैलोनोव्स्की का आता है 1884 से 1942 ईस्वी तक। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगस्त काम्टे का 1798 से 1857 तक, हर्बर्ट स्पेंसर का 1820 से 1903 तक, रेडक्लिफ ब्राउन का है 1881 से 1955 तक और लास्ट है मैलोनोव्स्की, मैलोनोव्स्की का जो आता है वो है 1884 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी तक, 1942 ईस्वी तक। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जब हम परिवार के व्यक्तियों को एक गठित समूह रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है समिति, ऑप्शन नंबर बी है संस्था, ऑप्शन नंबर सी है समुदाय और लास्ट ऑप्शन नंबर डी बाह्य समूह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समिति। जब हम परिवार को व्यक्तियों को एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे जो है हम समिति कहते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की 4 विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है समीपता, लघुता, विषमता और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर बी है विषमता, आत्मनिर्भरता, लघुता और विभेदीकरी। ऑप्शन नंबर सी है विभेदकारी, लघुता, आत्मनिर्भरता और समीपता और लास्ट ऑप्शन नंबर डी विभेदकारी, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विभेदीकरी, लघुता, समानता और आत्मनिर्भरता।
लघु समुदाय की अवधारणा को प्रतिपादित करने का श्रेय जो है यह जाता है रॉबर्ट रेडफील्ड को, जिसे उन्होंने जो है लिटिल कम्युनिटी में व्यक्त किया है। एक ऐसा समुदाय जो आकार की दृष्टि से विशिष्टता, लघुता, समरूपता एवं आत्मनिर्भरता जैसी विशेषताओं से युक्त होता है, लघु समुदाय कहलाता है। इस अवधारणा की रचना सर्वप्रथम रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समुदाय के अपने अध्ययन में की है। रेडफील्ड ने लघु समुदाय के 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला है विशिष्टता, दूसरा है लघुता, तीसरा है समरूपता और चौथा है आत्मनिर्भरता। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, लघु समुदाय की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ऑप्शन नंबर बी है एमसी दुबे ने, ऑप्शन नंबर सी मैकिम मैरे ने और लास्ट ऑप्शन नंबर डी एमएन श्रीनिवास ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने। लघु समुदाय की अवधारणा जो है रॉबर्ट रेडफील्ड ने प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में आर रेडफील्ड द्वारा वर्णित लघु समुदाय की विशेषताओं के सही सेट को पहचानिए। पहला दिया गया है हमारा समांगता, दूसरा दिया गया है विषमांगता, तीसरा दिया गया है आत्मनिर्भरता, चौथा दिया गया है विभेदीकरण और पांचवा दिया गया है प्राथमिक संबंध। तो यहाँ पे कूट दिया गया है, इन्हीं कूट से हमें राइट आंसर का चुनाव करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समांगता, आत्मनिर्भरता और विभेदीकरण। कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि समांगता, आत्मनिर्भरता और विभेदीकरण। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक लघु समुदाय की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लघुता, ऑप्शन नंबर बी है समरूपता, ऑप्शन नंबर सी आत्मनिर्भरता और लास्ट ऑप्शन नंबर डी द्वितीयक व्यवसाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्वितीयक समुदाय। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि लघु समुदाय की विशेषता में जो है द्वितीयक व्यवसाय सम्मिलित नहीं है, जबकि लघुता, समरूपता और आत्मनिर्भरता ये तीनों ही लघु समुदाय की विशेषता है। तो लघु समुदाय की विशेषता कौन सी नहीं है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि द्वितीयक व्यवसाय। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस अध्ययन में भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण किया गया? ऑप्शन नंबर ए है कास्ट, क्लास एंड पावर में, ऑप्शन नंबर बी है द रिमेंबर्ड विलेज में, ऑप्शन नंबर सी है द एन इंडियन विलेज में और लास्ट ऑप्शन नंबर डी ए राजस्थान विलेज में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए राजस्थान विलेज में। भारतीय परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा का परीक्षण ए राजस्थान विलेज में किया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, गैसेलसाफ्ट शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए समाज, ऑप्शन नंबर बी समुदाय, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक समूह और लास्ट ऑप्शन नंबर डी संस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समाज। गेमेनसाफ्ट और गैसेलसाफ्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका प्रयोग टॉनीज में समाजशास्त्र में क्रमशः समुदाय और समाज के रूप में किया गया है। टॉनीज ने अपनी रचना गेमेनसाफ्ट और गैसेलसाफ्ट में बतलाया है कि आधुनिकीकरण बढ़ने के साथ तार्किकीकरण की प्रक्रिया द्वारा समुदाय गेमेनसाफ्ट धीरे धीरे समाज गैसेलसाफ्ट का रूप जो है धारण कर लेता है। गेमेनसाफ्ट को पूर्ण औद्योगिक समाज तथा गैसेलसाफ्ट को औद्योगिक समाज के रूप में व्यक्त किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, गेमेनसाफ्ट व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए आधुनिक समाज को, ऑप्शन नंबर बी है औद्योगिक समाज को, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर आधुनिक समाज को और लास्ट ऑप्शन नंबर डी पूर्व औद्योगिक समाज को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पूर्व औद्योगिक समाज को। आज हमारा अगला प्रश्न है, समुदाय के लिए गेमेनसाफ्ट तथा समिति के लिए गैसेलसाफ्ट शब्दों का प्रयोग किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एफ टॉनीज ने। यानी कि समुदाय के लिए गेमेनसाफ्ट तथा समिति के लिए गैसेलसाफ्ट शब्द का प्रयोग जो है यह एफ टॉनीज ने किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, टॉनीज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए है अंता समूह, ऑप्शन नंबर बी वाय समूह, ऑप्शन नंबर सी गैसेलसाफ्ट और लास्ट ऑप्शन नंबर डी गेमेनसाफ्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गेमेनसाफ्ट का।
आज हमारा अगला प्रश्न है, टानीज के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है? ऑप्शन नंबर ए समुदाय, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक समूह, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक समूह और लास्ट ऑप्शन नंबर डी गौड़ समूह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समुदाय। ठीक है, टानीज के अनुसार पड़ोस एक समुदाय है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, पूर्ण संस्थान यानी कि टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है और उसमें क्या सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए है संगठित प्रतिष्ठान, ऑप्शन नंबर बी है मानकों से बचने की कम संभावना, ऑप्शन नंबर सी है प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। संस्था नियमों, प्रथाओं एवं रीतियों का संगठन होता है। संस्था के अंतर्गत संगठित प्रतिष्ठान मानक तथा प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने का कम संभावना है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है? ऑप्शन नंबर ए दुर्खीम ने, ऑप्शन नंबर बी एच स्पेंसर ने, ऑप्शन नंबर सी आर के मर्टन ने और लास्ट ऑप्शन नंबर डी रेडक्लिफ ब्राउन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ई दुर्खीम ने। ई दुर्खीम ने संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच अंतर बताया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, समुदाय शब्द इस भाषा के दो शब्दों से को मिलाकर बना है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी लैटिन और लास्ट ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लैटिन। समुदाय शब्द लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनियस शब्द से जो है मिलकर बना है। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर तथा म्यूनियस का अर्थ होता है सर्वाइंग अर्थात सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर होता है सेवा करना। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी के पीडीएफ अवेलेबल है, जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड जीआरसी लेक्चरर स्पेशल जो है मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए रेगुलर शाम को हमारे टेलीग्राम चैनल पर कंडक्ट करवाया जा रहा है। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोग रेगुलर शाम को कंडक्ट किए गए एग्जाम के बेस पर बनाए गए मॉक टेस्ट को दे पाएंगे। मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, उसका कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाता है। अगर आप मॉक टेस्ट और यूट्यूब पे दिए गए प्रैक्टिस सेट को सही रूप से सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, जहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से राज्य किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक समूह का, ऑप्शन नंबर बी है समुदाय का, ऑप्शन नंबर सी है समिति का और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सरकार का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समिति का। समिति व्यक्तियों का समूह है या किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। परिवार, विद्यालय, व्यापार, संघ, चर्च यानी कि धार्मिक संघ, राजनीतिक दल, राज्य इत्यादि जो है यह समितियां हैं। राज्य के लिए निम्न आवश्यक तत्व माने गए हैं: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। राज्य के उपयुक्त तथ्यों से जो है स्पष्ट है कि राज्य भी स्वयं व अपनत्व की भावना पाई जाती है, इसलिए समुदाय या राज्य में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन राज्य को समुदाय नहीं कहा जाएगा, क्योंकि राज्य की सीमाएं अस्पष्ट व निश्चित हैं, जबकि समुदाय में अस्पष्टता नहीं है। राज्य की अपेक्षा समुदाय में सामुदायिक भावना का महत्व ज़्यादा होता है, जबकि राज्य के लिए राज्य की सीमा का महत्व ज़्यादा रहता है। राज्य का स्वरूप राजनैतिक होता है, जबकि समुदाय का स्वरूप सामाजिक होता है। राज्य के लिए संप्रभुता आवश्यक है, जबकि समुदाय के लिए संप्रभुता आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य समुदाय से पृथक है। मैकाइवर ने राज्य को महासमिति कहा है, जिसमें अनेक समितियां राज्य में होती हैं और राज्य का उन पर नियंत्रण रहता है। मैकाइवर कहते हैं कि समुदाय को सामाजिक संबद्धता की मात्रा से पहचाना जाता है, अतः राज्य में सामाजिक संबद्धता काफी कम होती है। इस आधार पर राज्य जो है यह समिति है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बाजार, ऑप्शन नंबर बी है श्रमिक संघ, ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक पार्टी यानी कि दल, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी गैर सरकारी संगठन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाजार। बाजार में सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है, तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण एवं नगरीय मात्र भौगोलिक क्षेत्र का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, वरन वे निम्नलिखित में से किसके प्रकारों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया व्यक्तिगत जीवन का, ऑप्शन नंबर बी है सामुदायिक जीवन का, ऑप्शन नंबर सी है बौद्धिक जीवन का, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी आध्यात्मिक जीवन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामुदायिक जीवन का। ग्रामीण व नगरीय समुदाय जीवन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या अमूर्त है? क्या अमूर्त है? ऑप्शन नंबर ए समुदाय, ऑप्शन नंबर बी गांव, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक संबंध, और लास्ट ऑप्शन नंबर डी देश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध अमूर्त है, जबकि समुदाय, गांव व देश मूर्त हैं। ठीक है, समुदाय, गांव और देश जो है ये जो है मूर्त हैं, जबकि सामाजिक संबंध जो होता है यह अमूर्त होता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समुदाय मूर्त है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों का समूह जो है यह निश्चित क्षेत्र व सामुदायिक भावना होती है, जबकि समाज में भिन्नताएं हैं, यह निरंतर परिवर्तनशील है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र जो कि सामाजिक संबद्धता और समरूपता को दर्शाता है कहलाता है, क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुदाय। समुदाय सामाजिक जीवन का ऐसा क्षेत्र है जो कि सामाजिक क्रमबद्धता और समरूपता को दर्शाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, एक सामाजिक संस्था है, एक सामाजिक संस्था क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। मानव के व्यवहार में कुछ ऐसी सामान्य आदतें होती हैं जो कालांतर में संपूर्ण समूह में फैल जाती हैं, और साथ ही वे सभी लोग द्वारा प्रायः अपना ली जाती हैं। व्यवहार करने की ये आदतें जो संपूर्ण समूह द्वारा मान्य होती हैं, धीरे धीरे सामाजिक संस्थाओं का रूप ग्रहण कर लेती हैं। अतः सामाजिक संस्था एक सुस्थापित कार्यविधि है जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के, यह कथन किसका है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैकावर एवं पेज का। मैकावर का नाम समाजशास्त्र की प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थियों में उनके गौरव ग्रंथ सोसाइटी के कारण सुपरिचित है। एक समय था जब यह पुस्तक समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए विशेषता भारत में बाइबिल हुआ करती थी। सोसाइटी का तृतीय संस्करण इसके सहलेखक चार्ल्स पेज के नाम से प्रकाशित हुआ है। मैकावर की यह पुस्तक समाजशास्त्र विषय को एक व्यवस्थित सैद्धांतिक मानवतावादी किंतु उद्विकासीय समाजशास्त्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया, और उसी पुस्तक में यह कथन है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक संस्था नहीं है? तो इनमें से कौन सी आर्थिक संस्था नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कृषि उत्पादन। प्रत्येक समाज में मानव की मौलिक आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र एवं आवास हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव द्वारा सचेत प्रयत्न किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आर्थिक संबंधों एवं संस्थाओं का उदय होता है। इस प्रकार मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुएं, सेवाओं के उपयोग, उत्पादन एवं वितरण तथा विनिमय की क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं को जन्म देती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन, संपत्ति एवं भू स्वामित्व तो आर्थिक संस्था से संबंधित है, लेकिन कृषि उत्पाद तो उत्पादन से संबंधित है। कृषि उत्पाद जो है यह उत्पादन से जो है संबंधित है। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
जिस समाज में विविध प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक समुदाय अंतर्निहित हों उसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है बहुल समाज, ऑप्शन नंबर बी बहुविध समाज, ऑप्शन नंबर सी विभेदीकृत समाज और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी असमान समाज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहुल समाज। ठीक है, ऐसे समाज जो धर्म, भाषा, जाति, प्रजाति, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों और समुदायों में बटे होते हैं बहुल समाज कहलाते हैं। वास्तव में बहुल समाज की ये विशेषताएं बहुधा सभी आधुनिक समाजों में देखने को मिलती है। अतः यह अवधारणा कभी कभी बहुल सांस्कृतिक समाज के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, केस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है? केस अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामाजिक सूक्ष्मदर्शी। केस अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। इसकी सहायता से किसी भी सामाजिक इकाई यानी कि व्यक्ति, समूह, समुदाय या संस्था का संपूर्णता में अति सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था से वर्गीकृत किया है? किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डब्ल्यू.जी. समनर ने। डब्ल्यू.जी. समनर ने संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था से वर्गीकृत किया है। समनर ने संस्था के उद्विकास को प्रकट किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? ऑप्शन नंबर ए है किसी स्थान पर लोगों का समूह, ऑप्शन नंबर बी है एक अनुमोदित कार्यशैली, ऑप्शन नंबर सी है कार्य प्रणाली की स्थापित नियम व दशाएं और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्था मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का एक संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य होता है। संस्था के अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं, जैसे कि क्रीड़ा मैदान, विवाह, परिवार, धर्म, बाजार, विश्वविद्यालय, परीक्षा प्रणाली, सरकार आदि। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है, किसके उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुदाय के। इन सब में समुदाय की एक विशेषता निश्चित भू क्षेत्र पाई जाती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुदाय के। आज हमारा अगला प्रश्न है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करना है। ऑप्शन नंबर ए है जनता, ऑप्शन नंबर बी पुलिस, ऑप्शन नंबर सी पुलिस तथा जनता और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुलिस तथा जनता। सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य पुलिस तथा जनता के माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रण करना होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जाति, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त परिवार, ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक उद्योग और लास्ट ऑप्शन नंबर डी कुटीर उद्योग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, जबकि जाति, संयुक्त परिवार और कुटीर उद्योग ये तीनों ही संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो इनमें से कौन सा गलत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं, क्योंकि व्यक्ति मूर्त प्राणी हैं। अतः समिति एक मूर्त संगठन है। व्यक्तियों के अभाव में किसी भी समिति की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी परिवार, ऑप्शन नंबर सी राज्य और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विश्वविद्यालय। समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है तथा संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था होती है जो व्यक्ति एवं समूहों के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है। विद्यालय में समिति तथा संस्था दोनों के लक्षण विद्यमान होते हैं, अतः विश्वविद्यालय समिति और संस्था दोनों है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है। कथन ए कह रहा है कि हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, और इसका कारण दिया गया है कि समिति समूह की परिचायक है जबकि संस्था ढंग व कार्यविधि की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कोटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन ए और आर दोनों सही हैं और साथ ही साथ कारण आर जो है या कथन ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि मैकैबर व पेज के अनुसार यदि किसी व्यवस्था पर संगठित समूह के रूप में विचार करते हैं तो वह एक समिति है, यदि कार्यप्रणाली के रूप में तो वह एक संस्था है। समिति से सदस्यता का पता चलता है और संस्था से कार्यप्रणाली सेवा के तरीके या साधन का। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और साथ ही साथ कारण आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समिति नहीं है? इनमें से कौन सा समिति नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति किसी समिति का निर्माण नहीं करते हैं, जबकि श्रमिक संघ, बोट क्लब और टेनिस क्लब समिति के उदाहरण हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं यह समिति के उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय मूल के लोग, ऑप्शन नंबर बी भारतीय समाज, ऑप्शन नंबर सी श्रमिक संघ और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलाहाबाद। समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदारी लोगों का ऐसा समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। इस आधार पर इलाहाबाद को समुदाय कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोगार्डस के द्वारा। बोगार्डस के अनुसार समिति ने मनुष्यों द्वारा विचारपूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ में अपनी कार्यकारिणी भी होती है। मैकैबर के अनुसार समिति किसी हित या कुछ हितों के सामूहिक प्राप्ति के लिए विचारपूर्वक निर्मित संगठन है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, टॉनीज के अनुसार पड़ोस है एक किस्म का। ऑप्शन नंबर ए आदिम समूह, ऑप्शन नंबर बी समुदाय, ऑप्शन नंबर सी गैसेलशाफ्ट और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सामाजिक समूह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुदाय। गैमेनशाफ्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका प्रयोग समाजशास्त्र में समुदाय के अर्थ में किया गया है। इस अवधारणा की रचना सन 1887 में एक टानिज ने अपनी रचना गैमेनशाफ्ट एवं गैसेलशाफ्ट में की है। टानिज के अनुसार समुदाय के अंतर्गत वे सामाजिक संबंध आते हैं जो पारस्परिक विश्वास, स्नेह, सहानुभूति की भावना पर आधारित होते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, संघ के 3 स्तंभ होते हैं, तो इस कौन कौन से होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिवार, जात पद्धति और ग्राम समुदाय। संघ के 3 स्तंभ हैं, परिवार, जाति और ग्राम समुदाय। संघ संबंधों से उत्पन्न होता है जिसका अर्थ सभा या संगठन है। संघ में लोग एकत्रित होकर कार्य करते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप तथा यूएसए में समाजशास्त्र के सुस्थापित होने के उपरांत यह भारत में संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया। निम्नलिखित में कौन से एक वर्ष में समाजशास्त्र औपचारिक या संस्थानिक स्तर पर प्रयोग में लाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1894 में, ऑप्शन नंबर बी है 1895, ऑप्शन नंबर सी है 1839 और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी 1919 में। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोगों से जो है पिछले प्रैक्टिस में पूछा गया था जिसका जो है मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था। आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1919 में। समाजशास्त्र विषय का संस्थापन रूप में उद्भव एवं विकास 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में अगस्त काम्टे द्वारा 22 सितंबर सन 1938 में किया गया, जिसे पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी कहा था। भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन
अध्ययन जो है बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में, बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में अर्थशास्त्र विषय के साथ प्रारंभ किया गया, परंतु 1919 में जो है पैट्रिक गिडिस की अध्यक्षता में पृथक विभाग एवं विषय के रूप में इसकी पढ़ाई जो है शुरू की गई थी। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा लास्ट प्रश्न है, संघ के सभी सदस्य विभिन्न सामाजिक पद से होते हैं जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए भूमिका, ऑप्शन नंबर बी प्रतिष्ठा, ऑप्शन नंबर सी स्तर और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी नाम। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, आपसे एक इन्फॉर्मेशन सेंड करनी थी कि जीएस का जो पोर्शन है वो आप लोगों के लिए 25 तारीख से अवेलेबल होने लगेगा और 25 तारीख से आप लोगों के लिए जीएस का जो पोर्शन है वह रेगुलर एग्जाम तक जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और जीआईसी स्पेशल जो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है ये रेगुलर आप लोगों को जैसे मिल रहा है, यानी कि सुबह और शाम, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा जब तक कि एग्जाम नहीं हो जाता। यदि आप प्रैक्टिस सेट को रेगुलर सॉल्व करते हैं और टेलीग्राम पे जो आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है उसे आप जो है सॉल्व करते हैं, यानी कि मॉक टेस्ट आप देते हैं, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट दोनों को कम्बिनेशन से आपका जो सिलेक्शन है वो निश्चित ही मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं 100% चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप जो है रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट को देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बढ़ चढ़ कर जो है मॉक टेस्ट को में जो है पार्टिसिपेट करेंगे और एग्जाम में आप जो है निश्चित ही सफलता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।